रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। अब जो ब्लड ग्लूकोज की जो रेगुलेशन है, यानी कि उसकी मात्रा का निर्धारण है या उसकी मात्रा है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है कि मिक्सिंग स्पीड ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ब्लड में कितनी स्पीड से मिल रही है। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू ब्लड, यानी कि जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज की सप्लाई है उसका रेट क्या है, ठीक है ना, यानी कि तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है। और दूसरा होता है कि सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, यानी कि अब दूसरी जो स्टेज है वो अपोजिट है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कितनी तेजी से कितनी स्पीड के साथ सेपरेट उससे अलग हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ अगर ऐड किया जा रहा है तो यहाँ, क्योंकि ये इससे उल्टा है इसलिए यहाँ से रिमूव किया जाएगा, तो ब्लड का रिमूवल कितना स्पीड से है। मिक्सिंग स्पीड ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड या रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू ब्लड, इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्ब ग्लूकोज बाय इंटेस्टाइन्स। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा टाइप है या फर्स्ट पार्ट है, इसमें पहली चीज आती है कि जो ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइन्स के द्वारा, आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। तो जब ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि लीवर के अंदर जब ये पहुंचता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो जाता है, लीवर में, ठीक है, इंटेस्टाइन से लीवर में। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ब्रेकिंग ऑफ, यानी कि टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। अब जब ये टुकड़ों में टूट गया तो क्या हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या प्रोसेस हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, अभी उसके बाद क्या है वो अपोजिट उसका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कहाँ हो रहा है, लीवर में, ठीक है। उसके बाद बाय अदर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उस टाइम मौजूद नहीं थे, उनके द्वारा भी ये प्रोसेस किया जा सकता है संपूर्ण। अब सेकंड चीज देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, मतलब कि जो ग्लूकोज की मात्रा है वो ब्लड से कैसे अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है उसके द्वारा हो रहा है। फिर ग्लाइको, यानी कि ये है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और ये क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, ये भी लीवर में है। देन ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये मसल्स में होने लगता है, मतलब जो मसल्स के अंदर, अब हम लीवर से मसल्स में पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट लिपोजेनेसिस इन एडिपोज टिश्यूज। अब लीवर से मसल्स में आए, मसल से एडिपोज टिश्यूज में आ गई बात, ठीक है। वहाँ जो एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज एक्चुअली फैट का एक दूसरा नाम है, तो इसीलिए यहाँ पर लिपोजेनेसिस होगा। लिपोजेनेसिस लिपिड्स का जेनेसिस है ना। चलिए, सिंथेसिस ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स, इसके जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाएगा। और लास्ट है कि बाय एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी कि जो यूरिन हमारी बॉडी से निकलने वाला है उसमें ग्लूकोज की कितनी मात्रा भेजनी है या उसके साथ कितनी मात्रा शरीर से निकाली जानी है, ये इस प्रोसेस के द्वारा, जो हमारा ये सेकंड प्रोसेस है, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अब जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला ग्लूकोज है, उसका रोल क्या है, और उसमें भी जो हमारा इंसुलिन है, जो हार्मोन है, ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मसल्स दी हुई हैं हमें और पेंक्रियाज दिया हुआ है, दो चीजें ये हैं। इसके अलावा तीसरा है एडिपोज टिश्यूज, ठीक, और यहाँ ये है हमारा रेक्टेंगल के अंदर लीवर, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि ये चारों चीजें हैं या चारों आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज आती है वो पेंक्रियाज में आई, ठीक, और जो बीटा सेल्स हैं वो इसको इंसुलिन में कन्वर्ट कर देती हैं।
इसको ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज क्या है, पेंक्रियाज से जो आउट होगा तो वो होगा इंसुलिन। इंसुलिन 3 जगह पे यूज किया जाता है। पहला है मसल्स को, दूसरा है लीवर में, और तीसरा है एडिपोज टिश्यूज को। ठीक, अब मसल्स में जो आपका इंसुलिन गया तो इसने क्या किया, ग्लूकोज को अपटेक किया, यानी कि ले लिया, ग्रहण कर लिया, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर दिया। ठीक, सेकंड, लीवर में जब गया तो क्या हुआ कि ग्लूकोज का अपटेक हुआ जैसे इसमें हुआ था, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हुआ जैसे इसमें हुआ था। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बन गया, फैटी एसिड सिंथेसिस हुआ, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस हुआ, वीएलडीएल सिंथेसिस, और उसका सिक्रेशन हुआ। यानी कि लीवर में आने पर इतने सारे काम संपन्न हो पाए इंसुलिन की मदद से। तीसरा जो है, तीसरा पार्ट पहुंचता है एडिपोज टिश्यूज को। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का अपटेक इन दोनों की तरह से, फैटी एसिड अपटेक वो जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पे फैटी एसिड बन रहा था और यहाँ पर फैटी एसिड अपटेक हो रहा है, मतलब लिया जाता है बाहर से, और ट्राइग्लाइसराइड सिंथेसिस होता है जो कि जैसे इसमें हो रहा था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो ब्लड ग्लूकोज को इंसुलिन में कन्वर्ट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी में ये सारे प्रोसेस संपन्न हो पाते हैं। अब जो लीवर है, लीवर से निकलने वाली जो क्या कहना चाहिए, जो आप कह सकते हैं रिएक्शंस हैं, वो अगर हम देखते हैं एडिपोज टिश्यूज के रेफरेंस में, तो क्या होता है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि लीवर से एडिपोज टिश्यूज में जो रिएक्शंस हैं वो बहुत लो डेंसिटी वाली लिपोप्रोटीन्स को बनाती हैं। ठीक है, यानी कि जो एडिपोज टिश्यूज का आप एक तरीके से कह सकते हैं फॉर्मेशन है या उसका मेंटेनेंस है, वो किसके कंट्रोल में है, लीवर के कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाँ, यहाँ पर भी वही चीज समझाई गई है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। ठीक, ब्लड ग्लूकोज इनटेक हुआ। अब अगर जो यहाँ तो थी, देखो अब बीटा सेल्स है ना, जो ब्लड ग्लूकोज को ले रही थी और इंसुलिन में कन्वर्ट हो रही थी। अब यहाँ पर है अल्फा सेल्स, यही हमारी अल्फा सेल पेंक्रियाज के अंदर। अब क्या होगा, बीटा सेल क्या बना रही थी, इंसुलिन, और अल्फा सेल क्या बना रही है, ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन, अब देखो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था इंसुलिन, यानी 3 जगह पर ट्रांसपोर्टेशन था, मसल्स, लीवर्स और एडिपोज टिश्यूज। जबकि जो हमारा ग्लूकागॉन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लीवर के लिए और एक एडिपोज टिश्यूज के लिए। मसल्स के लिए ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मसल्स का काम जो है वो एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से ये सेग्रीगेटेड है, उससे अलग ही रहती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है अलग अलग काम करते हैं कन्वर्ट होने के बाद, जैसा पिछले स्लाइड में बनाया था मैंने। ठीक है, और लीवर से एक्चुअली ब्लड ग्लूकोज सिक्रेट होके और उसको आगे यूज में ले लिया जाता है, और जो यूरिया है मतलब एटीपी है वो एक्चुअली प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस के बाद अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होती है, और यूरिया जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रिलेशन क्या है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रिलेशन क्या है, देखिए इंसुलिन, ठीक है, और ये है हमारा ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन जो है वो कहा जाता है कि एडिपोज सेल्स में, कहां पर, एडिपोज सेल्स में ग्लूकोज को अपटेक कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड में शुगर का लेवल है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये एक्चुअली किस कंडीशन में होता है, जबकि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में आने पर पेंक्रियाज में उपस्थित अल्फा सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ग्लूकागॉन सिक्रीट करने लगती हैं, ये वाला प्रोसेस जो है। ठीक है, अब जो यहाँ से ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ वो पहुंचता है लीवर में। कहाँ पहुंचा, लीवर में।
लीवर में पहुंचने के बाद टूट जाता है। क्या ग्लाइकोजन, पहले ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन में टूटता है और ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन पहले, सॉरी, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, जिससे कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और जो बॉडी में होना चाहिए, ठीक है, उतना लेवल पे पहुंच जाता है। इसके साथ साथ केवल इस प्रोसेस से ही नहीं, हम जो खाना खाते हैं उससे भी ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। यानी कि दोनों चीजों का मिला जुला जो असर होता है उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब ये नॉर्मल पहुंच गई ब्लड शुगर, तो क्या होता है, पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, बीटा सेल्स एक्टिवेट हो गई और देखो यहाँ पर आपकी है अल्फा सेल, ठीक, ये वाला प्रोसेस जो है, और ये जो बीटा सेल वाला है, ये वाला प्रोसेस है, ये जो फर्स्ट ये दिखाया था मैंने, ये वाला है। ठीक है, तो जो बीटा सेल एक्टिवेट होती हैं तो क्या निकलता है, इंसुलिन, और जो इंसुलिन की मात्रा यहाँ कंज्यूम कर ली गई थी एडिपोज टिश्यूज के द्वारा, वो अपने वापस उसी लेवल पे पहुंच जाती है जहां पे बनी हुई थी। तो इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि इंसुलिन के बिना ग्लूकागॉन अधूरा है और ग्लूकागॉन के बिना इंसुलिन अधूरा है। दोनों अगर सही तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने के बाद नॉर्मल आ जाता है और नॉर्मल होने के बाद फिर से कम हो जाता है। ठीक, अब आता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उस पर डिफरेंट हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस, क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला जो है हमारा है थायराइड हार्मोन के बारे में हम देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो थायराइड हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट कर देता है किसको, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी कि इन दो रिएक्शंस को या इन दो प्रोसेसेस को स्टिमुलेट का मतलब बढ़ाने, तेज करना, ठीक है, बढ़ा देता है। अब इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं पहली है हाइपोथायराइड और दूसरी है हाइपरथायराइड। तो जब भी आप ये हाइपो और हाइपर वर्ड देखते हैं, ठीक है, हाइपो यहां से और इधर है हाइपर, तो हाइपो का मतलब होता है डाउन जाना, कमी, ठीक है, जबकि हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी बढ़ोतरी होना। ठीक, तो हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज लोअर्ड। तो जब हम फास्टिंग करते हैं उस टाइम पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नीचे चला जाता है। पेशेंट्स हैव डिक्रीज्ड एबिलिटी टू यूटिलाइज ग्लूकोज, और अगर लंबे समय तक थायराइड हार्मोन की नॉर्मल मात्रा हमें नहीं मिल पाती है बॉडी को, तो क्या होता है कि जो बॉडी है इंसान की वो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है, मतलब ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती, यूज में नहीं ले पाती। नेक्स्ट क्या आता है कि पेशेंट्स आर लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन देन नॉर्मल और हाइपरथायराइड पेशेंट्स। इस तरीके के जो हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं इनमें इंसुलिन को डाइजेस्ट करने की या इंसुलिन के प्रोसेसेस को सही तरीके से यूज करने की क्षमता नहीं रहती है जो नॉर्मल या हाइपरथायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं उनके प्रति या उनके कंपैरिजन में। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है कि हाइपरथायराइड क्या होता है भाई। अब इसमें होता है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज एलिवेटेड मतलब इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, पेशेंट्स यूटिलाइज ग्लूकोज एट नॉर्मल और इंक्रीज्ड रेट। तो जब बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो इंक्रीज्ड यानी कि ज्यादा तेजी के साथ कंप्लीट होगा।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या चीज होती है ये हम जानते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं ये एंटागोनिस्टिक होते हैं इंसुलिन के। एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी, यानी कि ये वो हार्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन का विरोध करते हैं बॉडी में बनने का, या एक तरीके से ये समझे कि इंसुलिन की ज्यादा मात्रा जो जितनी रिक्वायर्ड है उसको अधिक मात्रा में बनने से रोकने वाले हार्मोन्स होते हैं। इनहिबिट द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन एक्स्ट्रा हाँ जी, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये इंसुलिन को बनने से रोकने वाले, यानी कि उनकी अत्यधिक मात्रा को बनने से रोकने वाले हार्मोन्स होते हैं। सेकंड है कि इनहिबिट द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। तो जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसकी अधिक यूटिलाइजेशन को, यानी कि ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा की खपत को रोकने का काम करते हैं। और इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनके कारण जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है वो ज्यादा तेज गति से हो पाता है, संपन्न हो पाता है। नेक्स्ट हार्मोन्स आते हैं एपिनेफ्राइन। ये कहां से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। और ये किसको एपिटाइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कहां पर होता है ये प्रोसेस? एक तो लीवर में और दूसरा मसल्स में। हम पढ़ चुके हैं ना अभी ये इसी चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड वीडियो जो मैंने बनाए थे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के, उसमें बता चुका हूं मैं, ठीक है। इट डिमिनिशेस द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज। अब ये जो पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है या निकलता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं एपिनेफ्राइन। नेक्स्ट आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और इनका मेन काम क्या है कि एलिवेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा ब्लड में है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। एंटागोनाइजेस एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये भी जो है इंसुलिन को विरोध करते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, यानी ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यूज। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं ये हाइपरग्लाइसेमिया को स्टिमुलेट करते हैं, इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं। किसकी हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? डिक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यूज, यानी कि जो टिश्यूज में ग्लूकोज की मात्रा को एब्जॉर्ब करने की या टेक करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज ड्यू टू बी सेल एग्जॉस्शन, ठीक है। अब जो डायबिटीज का जो मेन कारण है क्या है कि जो आपका क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक तरीके से कहना चाहिए कि क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। और ये डायबिटीज जो बीमारी है ये किस वजह से होती है कि बी सेल जो है वो बहुत जल्दी बीटा सेल जो है वो बहुत जल्दी बनने और खत्म होने का काम चलता रहता है। मतलब बीटा सेल जो है वो ज्यादा देर रुक नहीं पाते, इस वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक। तो सेक्स हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं, हम सभी जानते हैं, एस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन कॉजेज इंक्रीज्ड लिबरेशन ऑफ इंसुलिन। एस्ट्रोजन के कारण यानी कि एस्ट्रोजन के कारण इंसुलिन की अधिक मात्रा सिक्रीट होने लगती है, स्रावित होने लगती है, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम जब देखते हैं हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर का मतलब हमारा अधिक मात्रा का सिक्रीट होना, ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है कम मात्रा का सिक्रीट होना। तो यहाँ पर इनके सिम्टम्स दे रखे हैं, क्या हाइपरग्लाइसेमिया में लक्षण दिखते हैं और इधर है हाइपोग्लाइसेमिया के, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं कमी की वजह से। फिर हम हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है इनका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो ग्लूसेरिया यहाँ ग्लाइकोसेरिया जो है
उसको समझते हैं कि occurs when venous blood glucose concentration exceeds 9.5 to 10 millimole per liter। यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं, है ना, ब्लड और ब्लड में ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो वेन्स में जो ब्लड होता है उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा या ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 9.5 से लेकर 10 मिलीमोल पर लीटर से अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन को या उस बीमारी को या उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक, ये हमें मिलता है एक मिडिल प्रोडक्ट के रूप में। इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होता है कि लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है और हाइपोग्लाइसेमिया नाम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी कि अगर ये दो प्रॉब्लम्स किसी को हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी उसकी कमी। डायबिटीज, ये हम सभी जानते हैं, डायबिटीज मेलिटस होता है, साइंटिफिकली हम इसको इस नाम से पुकारते हैं। मल्टी ऑर्गन कैटाबॉलिक रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय इंसुलिन इनसफिशिएंसी। सीधी सादी भाषा में अगर हम समझें इसको, तो इंसुलिन की जो नॉर्मल मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए वो नहीं बन पाती है। ठीक है, मतलब जो इंसुलिन की नॉर्मल मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली कंप्लीट करने के लिए, वो नहीं बन पाती है, तब डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इसका क्या क्या असर होता है मसल्स में? प्रोटीन कैटाबॉलिज्म फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मसल्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है? लिपोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पर लिपोलाइसिस। लीवर में क्या होता है? कीटोजेनेसिस हो जाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है। नेक्स्ट यानी कि फाइनली किडनी में क्या होता है? कीटोन्यूरिया। ठीक है, और केशन एक्सक्रीशन होता है। तो इन सभी जगहों पर, इन सभी साइट्स ऑफ डायबिटीज कह सकते हैं इन्हें, इन पर ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। ठीक, ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की समरी है, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की समरी है कि कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से प्रोसेस कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में हो रहे हैं। यानी कि जो पूरा चैप्टर हमने अभी पढ़ा है उसमें उसको हमने किस तरीके से एक समराइज वे में यहाँ पे हमने दे रखा है। तो इस तरीके से जब हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस बहुत लेंथी चैप्टर को इतने आराम से आपने पढ़ा समझा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन चैप्टर्स के इस चैप्टर और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं बायोकेमिस्ट्री का भी, और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का तो खैर यही था एकमात्र चैप्टर अभी जो पढ़ाया है, कंप्लीट हुआ है। और इसके पहले एचएपी के जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए इन सभी के नोट्स प्रॉपरली, मतलब एक अरेंज मैनर में जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, और उस क्वेरी के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।